नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपी पीएससी विथ हमिद के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में मराठा साम्राज्य तथा पेशवाओं का इतिहास समाप्त कर दिया है। आज हमारा जो अगला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अंग्रेज़ों की मैसूर विजय। अंग्रेज़ों की मैसूर विजय आज का हमारा टॉपिक है और यहाँ से आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से ज़रूर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर में जाकर इसे हमारे वीडियो के देखने के बाद ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, मैं इसी वीडियो में इसे समाप्त करूँगा। अगर किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा ज़रूर। तो देखते हैं, कर्नाटक मैसूर में ही कर्नाटक के प्रसिद्ध क्षेत्र मैसूर, यानी मैसूर कहाँ पर स्थित है? वह कर्नाटक में स्थित एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के प्रसिद्ध क्षेत्र कहाँ मैसूर की विजय भी की थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान को पराजित करके इसे भी 1799 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया था। मध्यकालीन भारत में मैसूर में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर नामक हिंदू साम्राज्य की स्थापना यहाँ के दो सगे भाइयों ने, जिनका नाम क्या था, हरियर और बुक्का, ने की थी। मध्यकालीन भारत में मैसूर में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विजय नामक हिंदू साम्राज्य की स्थापना वहाँ के दो भाई हरियर और बुक्का ने किया था। वर्ष 1565 ईस्वी में दक्षिण भारत का अति प्रसिद्ध युद्ध ताली कोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य हुआ। तो ताली कोटा का युद्ध जो है, ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। और किसके मध्य हुआ था? यह विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य में हुआ था। और इसमें विजयनगर की पराजय हुआ, यानी इसमें विजय किसकी हुई? तो बहमनी साम्राज्य इसको जीत लिया। वर्ष 1612 ईस्वी में इसी विजयनगर साम्राज्य के खंडहर पर वाडियार वंश की सत्ता स्थापित हुई। अब हम लोग देखेंगे हैदर अली का परिचय। हैदर अली का जन्म 1727 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम फतह मोहम्मद था। यह वाडियार राजवंश के अधीन ही सर्वप्रथम सैनिक के रूप में काम किया और धीरे धीरे अपनी योग्यता के कारण यहाँ की राजमाता को अपने पक्ष में कर लिया। यानी वाडियार राजवंश जो होता था, वहाँ पर एक राजमाता होती थी, वो वहाँ की मेन होती थी। उनको अपनी योग्यता के आधार पर हैदर अली ने अपने पक्ष में कर लिया। तो जब इसने अपने पक्ष में राजमाता को किया, तो उसके बाद हैदर अली को 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का सूबेदार बना दिया। कौन? राजमाता ने डिंडीगुल का सूबेदार बनाया। और डिंडीगुल से ही हैदर अली का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, क्योंकि यहीं पर हैदर अली ने सर्वप्रथम एक 17 गार का निर्माण किया था। वर्ष 1760 ईस्वी में वाडियार राजवंश को समाप्त करके हैदर अली ने इसी के स्थान पर मैसूर राजवंश की स्थापना की। हैदर अली एक सरल स्वभाव, सूझबूझ और दूरदर्शी कूटनीतिक व्यक्ति था। हैदर अली सरल स्वभाव का,
सूझबूझ और दूरदर्शी तरीके से कार्य करने वाला एक कूटनीतिक व्यक्ति था। हैदर अली ने कर्नाटक में स्थित चामुंडेश्वरी देवी मंदिर को धन दान में दिया था। हैदर अली ने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं कौन शंकर और पार्वती के चित्र अंकित करवाए थे। तो यहाँ पर हुआ ये। अब इसके बाद आता है टीपू सुल्तान का परिचय। टीपू सुल्तान का परिचय। तो टीपू जो था वो हैदर अली का पुत्र था। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेता है। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि मैसूर का वह कौन सा शासक था जो जल्दबाजी में निर्णय लेता था। तो टीपू सुल्तान हुआ करता था। वर्ष 1782 ईस्वी में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तब इसने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अपनी सेना का नेतृत्व किया था। तो हैदर अली का मृत्यु कब हुआ? 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के मध्य में इसने टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। टीपू सुल्तान ने कर्नाटक स्थित शारदा देवी के मंदिर को धन दान में दिया था। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, जैसे चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में किसने धन दान दिया था, तो इसका पिता जो था हैदर अली ने उसमें दिया। और शारदा देवी के मंदिर में धन दान किसने दिया? यह दिया टीपू सुल्तान ने। टीपू ने अरब प्रदेश, आधुनिक तुर्की, मॉरिशस, अफगानिस्तान और फ्रांस के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित किए और दूतों का आदान प्रदान किया। यानी यह जो टीपू था यह अरब प्रदेशों में, जैसे कि आधुनिक तुर्की जो हुआ, मॉरिशस हुए, अफगानिस्तान और फ्रांस के साथ वैदेशिक संबंध यानी विदेशी संबंध जो है बढ़िया स्थापित किया और वहाँ के राजदूतों का आदान प्रदान किया। यहाँ के राजदूत वहाँ के राजदूत यहाँ पर आदान प्रदान किया। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के नारे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे से प्रभावित था। इसीलिए इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। फ्रांसीसी क्रांति का स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब भी बनवाया। कहाँ पर? अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। दोस्तों इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर संघर्ष शुरू होता है। आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। आंग्ल मैसूर संघर्ष जो है ये अंग्रेज़ों और मैसूर के शासक के बीच में शुरू हुआ। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए कुल कितने हुए? कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 के बीच में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य में हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से बंगाल के गवर्नर वेरेलिस्ट और मैसूर के शासक हैदर अली ने किया था। इसके बाद है, इस युद्ध का आधारभूत कारण जो था वह अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवादी सोच थी, जबकि इस युद्ध का तत्कालिक कारण जो था वो बालाघाट का क्षेत्र था। बालघाट का क्षेत्र था। कौन सा? तात्कालिक कारण बालघाट का क्षेत्र था, जबकि आधारभूत कारण अंग्रेजों की महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी सोच थी। इस युद्ध में अधिकार या कब्जा तो हैदर अली का था। इस क्षेत्र में यानी मैसूर के क्षेत्र में अधिकार तो हैदर अली का था, लेकिन यह क्षेत्र जो था हैदराबाद के निजामों का था
और इसको निज़ाम अंग्रेज़ों के सहयोग से प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए निज़ामों ने प्रारंभ में हैदर अली के खिलाफ एक त्रिगुट बनाया, जिसमें अंग्रेज़ों के अलावा निज़ाम और मराठे भी शामिल थे। इसके तत्पश्चात हैदर अली ने प्रारंभ में अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण करके जब उनको पराजित करना शुरू किया, तब निज़ाम भी हैदर अली के पक्ष में आ गए और अब मराठों को भी हैदर अली ने अपने पक्ष में कर लिया। तत्पश्चात इस तरह हैदर अली ने एक त्रिगुट बना लिया, जिससे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को पराजित हुआ। अंग्रेज़ जो हुए वे पराजित हो गए और अंग्रेज़ों की भारत में अपराजय का एक चिन्ह लग गया। इसके बाद 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि होती है। क्या होती है? मद्रास की संधि होती है। इस मद्रास की संधि कब होती है? 1769 ईस्वी में। ये आपसे पूछता है, ऐसे पूछेगा कि वह कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें मद्रास की संधि के द्वारा युद्ध का समाप्ति हुआ था। तो वह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसमें मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। कब हुआ था ये जरूर याद कीजिएगा, 1769 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इसमें दोनों शक्तियों ने एक दूसरे के द्वारा विजय किया हुआ क्षेत्र जो था उसे वापस कर दिया, अर्थात यह संधि केवल अदला बदली की संधि थी। यानी जो चीज़ हैदर अली ने जीता था और जो चीज़ अंग्रेज़ों ने जीता था, उसमें आपस में संधि किया गया, आपस में उन्होंने अदला बदली कर ली। और यहाँ पर यह संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद जो शुरू होता है वो हमारा होता है सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1780 से 1784 के बीच में हुआ। चलिए देखते हैं सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य में हुआ। इसका नेतृत्व जो किया अंग्रेज़ों की तरफ से, इस युद्ध का नेतृत्व वारेन हेस्टिंग और सहयोगी सेनापति कर्नल वुड, हेक्टर मुनरो और आयर कूट ने किया, जबकि मैसूर की तरफ से इसका नेतृत्व प्रारंभ में हैदर अली, जबकि युद्ध के मध्य में इसका पुत्र टीपू सुल्तान ने किया था। युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण दोनों शक्तियों का महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवादी भावना थी, जबकि इस युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेज़ों द्वारा माही बंदरगाह पर किया गया आक्रमण था। तात्कालिक कारण जो था वह माही बंदरगाह पर किया गया आक्रमण था अंग्रेज़ों द्वारा। माही बंदरगाह कर्नाटक में स्थित मुख्य रूप से फ्रांसीसियों का बंदरगाह था। यहीं से भारत में फ्रांसीसियों के लिए और मैसूर के लिए विदेशों से वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था। इसीलिए जब माही पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, तब हैदर ने निज़ाम और मराठों को लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ मैदान में आ गया। हैदर जो है वो निज़ाम और मराठों को लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ मैदान में आ गया। इसके बाद होता है एक युद्ध, जिसे हम लोग अरंडी का युद्ध कहते हैं। अरंडी का युद्ध कहते हैं। कहीं कहीं पर यह अरंडी और कहीं कहीं पर अरंडी लिखकर आता है। तो इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज सेनापति कर्नल वुड और मुनरो को पराजित कर दिया और ये दोनों अंग्रेज भाग गए। इस तरह दक्षिण भारत में आमने सामने के युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को
पराजित कर दिया। फलतः हैदर अली दक्षिण में अंग्रेजों को पराजित करने वाली प्रथम शक्ति बन गई, पहली शक्ति बन गई। इसके बाद एक और युद्ध होता है जिस 1782 में। इस युद्ध का नाम है पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा का युद्ध कब होता है? 1782 में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है। पोर्टो नोवा के युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। अब यह क्या है? यह युद्ध हैदर अली और आयरकूट के बीच में हुआ। इसमें हैदर पराजित और घायल हो गया। इसी वजह से 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसी समय मैसूर की कमान टीपू ने संभाली, लेकिन अपनी कमज़ोर स्थिति को देखकर टीपू ने अंग्रेज़ों से मंगलोर की संधि 1784 में मंगलौर की संधि कर ली। यह संधि भी मात्र एक दूसरे के विजित स्थलों या क्षेत्रों और कैदियों की अदली बदली की संधि थी। अब आता है इसके बाद हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 के मध्य में हुआ। इसका नेतृत्व जो है अंग्रेज़ों की तरफ से कॉर्नवालिस, जबकि मैसूर की तरफ से इसका नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया था। युद्ध के शुरुआत के कैसे हुई, उसके क्या कारण थे, अब इसको हम लोग देखेंगे। युद्ध की शुरुआत जो हुई, यह मंगलोर की संधि से कुछ दिनों तक दोनों शक्तियां यानी कि मैसूर के शासक और अंग्रेज़ों के मध्य में संघर्ष तो नहीं हुआ। दोनों शक्तियों के मध्य में संघर्ष तो नहीं हुआ, लेकिन इस संधि ने दोनों शक्तियों के बीच में संघर्ष न हो इस पर पूर्ण विराम भी नहीं लगाया। फलतः दोनों की साम्राज्यवादी सोच ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ कदम बढ़ा दिया और इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस ने एक त्रिगुट बनाकर कर दी। इस त्रिगुट में अंग्रेज़ों का साथ मराठे और निजाम कर रहे थे। इससे कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को दक्कन में अकेला ही नहीं कर दिया, बल्कि इसे अतिरिक्त दबाव में भी डाल दिया। अतिरिक्त दबाव में डालने के बाद यह जो हुआ, इसके बाद कॉर्नवालिस ने टीपू को एक संधि के लिए बाध्य किया। तो वह संधि कौन सा है? श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि जो है कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य में होता है। तो यह संधि अंग्रेज जनरल गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के मध्य में हुई थी। इस संधि के द्वारा टीपू सुल्तान ने अपने मैसूर साम्राज्य का लगभग 2/3 भाग अंग्रेज़ों को दे दिया था। संधि के समय कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारक के रूप में टीपू सुल्तान को स्वीकार किया। इसीलिए इसके ऊपर क्षतिपूर्ति की शर्तें भी लगाई। क्षतिपूर्ति यानी उसके सैनिक जो थे और उसने जो घोड़े वगैरह जो भी वहाँ पर खर्च किए थे, उसका खर्च जो कहा कि मेरा लाखों करोड़ों का खर्च हुआ है, उसको तुम मुझे दो। कौन कहा? कॉर्नवालिस ने। किससे कहा? टीपू सुल्तान से दो, और वो भी नगद दो। तो टीपू सुल्तान जो है उसका तो साम्राज्य इस समय पूरा ख़त्म होने के कगार पे था। तो उसने कहा कि मैं यह जो है नगद तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे दूंगा। तो उसके बाद है जो कॉर्नवालिस है, उसने कहा चलो ठीक है, तुम अपने दो पुत्रों को हमारे पास भेज दो कार्य करने के लिए। तब चलिए देखते हैं वही क्या करता है। टीपू सुल्तान ने इसे नकदी के रूप में अदा नहीं कर पाया, यानी जो वो क्षतिपूर्ति की शर्तें लगाई थी, और जब टीपू सुल्तान उसे नकद के रूप में अदा नहीं कर पाया, तब
टीपू को अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास रखना पड़ा था, यानी एक बंधुआ बनाया कॉर्नवालिस ने उसके 2 पुत्रों को। इस संधि के द्वारा टीपू ने अंग्रेजों को सीधे तौर पर 12 महल का क्षेत्र, डिंडीगुल का क्षेत्र और मालाबार का क्षेत्र जो है उसे प्राप्त किया। अंग्रेजों ने इसी संधि के द्वारा 12 महल का क्षेत्र, डिंडीगुल का क्षेत्र और बालामार का क्षेत्र प्राप्त हुआ अंग्रेजों को। इसको याद करने का एक वो है ट्रिक, BDM। तो बी से हो जाएगा 12 महल, डी से होगा डिंडीगुल और एम से क्या हो जाएगा मालाबार क्षेत्र। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने मित्र पक्ष मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र दिया, जबकि हैदराबाद के निजाम को कृष्णा और पेन्नार के बीच का एक छोटा सा क्षेत्र दे दिया। इसी के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कथन कहा, जिसमें उसने कहा कि हमने अपने मित्रों यानी कौन, निजाम और मराठा को अधिक शक्तिशाली न बनाते हुए अपने शत्रु को यानी मैसूर के शासक को फलदायी रूप से लंगड़ा या कमज़ोर कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने टीपू से प्राप्त अत्यंत महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों को अपने पास रखा, जबकि कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने साथियों यानी निजामों और मराठों को दे दिया। उपर्युक्त कथन को इसी संदर्भ में समझना चाहिए। अब हमारा आता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में होता है। यह युद्ध वेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य में हुआ था। वेलेजली ने अपने समय काल में सहायक संधि प्रणाली लाई थी। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि सहायक संधि प्रणाली कौन लाया, तो वेलेजली ने लाया। और जब सहायक संधि के प्रस्ताव को इसने मैसूर के शासक टीपू के पास भेजा, तब टीपू ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फलता वेलेजली ने अपने सेनापतियों को लेकर टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टम के दुर्ग में चारों तरफ से घेर लिया। टीपू ने अंग्रेजों की सेना का सामना किया, लेकिन टीपू श्रीरंगपट्टम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। इस तरह मैसूर साम्राज्य का सूर्य जो है वो अस्त हो गया और वेलेजली ने वाडियार राजवंश के शासक को अपने अधीन स्थापित करके मैसूर के ऊपर सहायक संधि का प्रस्ताव लाद दिया। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेलेजली ने इसी समय टीपू के शव यानी टीपू के मृत शरीर के पास जाकर कहा कि देखो, क्या कहा, देखो पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों के नीचे पड़ा है। तो वेलेजली ने इसी समय टीपू के शव के पास जाकर कहा कि देखो पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों के नीचे पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था अंग्रेज़ों का मैसूर पर विजय समाप्त होता है, और हम अगले वीडियो में अपने देखेंगे कि अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ क्या देखेंगे, भू राजस्व नीतियाँ क्या थी उनकी, इसको देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है स्थायी बंदोबस्त, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।